हेलो हेलो फ्रेंड्स। हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 पढ़ रहे हैं और राजस्थान एपीओ के लिए, क्योंकि राजस्थान एपीओ में अभी जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को ही पढ़ना पड़ेगा, जो राजस्थान जो प्री का सिलेबस है उसमें दिया गया है। इसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अभी तक हम सामान्य बातें पढ़ रहे थे। अब सामान्य बातें कंप्लीट होने के बाद जो है आज से हम धारा 3 से पढ़ना जो है स्टार्ट करेंगे। धारा 3 में जो है निर्वचन खंड दिया गया, यानी इंटरप्रिटेशन क्लॉज दिया गया है। इंटरप्रिटेशन क्लॉज मतलब यानी परिभाषा खंड दिया गया है। इसमें जो है कुछ शब्दों को जो है परिभाषित किया गया है, यानी धारा 3 में कुछ शब्दों को जो है निर्वचित किया गया है या परिभाषित किया गया है। तो इसको पढ़ने से पहले हम यह समझ लेते हैं कि कोई भी अधिनियम या कोई भी कानून पढ़ने से पहले जो है एक परिभाषा खंड यानी एक धारा में परिभाषाएं दी होती हैं या परिभाषाएं दी होती हैं जिनके अर्थ को जो है स्पष्ट किया जाता है। तो ये क्यों दिया जाता है? तो परिभाषा खंड यानी जो परिभाषाएं होती हैं वो अधिनियम को पढ़ने से पहले या किसी भी कानून को पढ़ने से पहले इसलिए दी जाती हैं क्योंकि जो शब्द अधिनियम को पढ़ते हुए आगे आपको मिलेंगे उनका जो अर्थ होगा वो यही अर्थ होगा और कोई अर्थ नहीं होगा उस कानून को पढ़ने के लिए। उस कानून को पढ़ने के लिए, क्योंकि जो है एक ही शब्द के जो है कई कई अर्थ होते हैं या उसका कई कई जो है अर्थ निकाला जाता है। तो जो शब्द जो है किसी कानून को पढ़ने के लिए जो है कानून को पढ़ने से पहले जो है स्पष्ट कर दिया जाता है या उनका अर्थ बता दिया जाता है या उनको परिभाषित कर दिया जाता है। तो आगे जब हम आगे अधिनियम और धाराएं पढ़ेंगे अधिनियम में, तो उनमें वो शब्द अगर आता है तो उनका अर्थ जो है वही लगाया जाएगा जो अधिनियम में परिभाषित कर दिया गया है, कोई और अर्थ नहीं लगाया जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो है कौन कौन से शब्दों को परिभाषित किया गया है। तो पहला जो है न्यायालय यानी कोर्ट शब्द को जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में जो है स्पष्ट किया गया है कि न्यायालय यानी कोर्ट शब्द के अंतर्गत जो है कौन कौन से व्यक्ति आएंगे या कौन कौन से न्यायालय आएंगे। तो जो है इस परिभाषा के अनुसार जो है इसमें क्या बताया गया है कि न्यायालय शब्द के अंतर्गत जो है सभी न्यायाधीश और सभी मजिस्ट्रेट तथा मध्यस्थों के सिवाय साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति आते हैं। ये परिभाषा दी गई है। अब इस परिभाषा को हम तोड़ के समझते हैं कि जो है न्यायालय यानी कोर्ट के अंतर्गत जो है कौन कौन से लोग या कौन कौन से चीज़ें आएंगी। तो इस परिभाषा को हम तोड़ते हैं तो हमें जो है 3 चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहला है कि सभी जो है न्यायाधीश यानी ऑल जजेस, जितने भी जजेस हैं ये न्यायालय यानी कोर्ट माने जाएंगे। दूसरे नंबर पे सभी मजिस्ट्रेट यानी जितने भी मजिस्ट्रेट हैं ये न्यायालय माने जाएंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम को पढ़ने के दौरान या भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो है सभी मजिस्ट्रेट जो है कोर्ट माने जाएंगे। और अगला हमें मिलता है कि साक्ष्य लेने के लिए यानी साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति जो है कोर्ट माने जाएंगे यानी न्यायालय माने जाएंगे। लेकिन जो है मध्यस्थ यानी आर्बिट्रेटर जो है न्यायालय के अंतर्गत जो है नहीं आते हैं। इसका मतलब हुआ इसमें जो प्रश्न बनता है या प्रश्न बन सकता है वो ऐसे बन सकता है प्री एग्जाम में, इसी प्रकार से ABCD करके इसमें दे सकता है कि जो है न्यायालय शब्द यानी न्यायालय के अंतर्गत कौन आएंगे। तो न्यायालय के अंतर्गत सभी न्यायाधीश आएंगे, सभी मजिस्ट्रेट आएंगे और साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति आएंगे। यानी अगर किसी व्यक्ति को साक्ष्य लेने के लिए जो अथराइज किया गया है या प्राधिकृत किया गया है तो वह व्यक्ति भी न्यायालय माना जाएगा। लेकिन इसमें मध्यस्थ यानी आर्बिट्रेटर जो है न्यायालय के अंतर्गत नहीं आएंगे। यह परिभाषा जो है धारा 3 में न्यायालय में जो है स्पष्ट किया गया है। अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ते समय जो है जहाँ जहाँ भी जो है न्यायालय शब्द यानी कोर्ट आएगा उसके अंतर्गत जो है इन चीज़ों को जो है कोर्ट या न्यायालय माना जाएगा। अगली परिभाषा हम देखते हैं जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की है। अगली परिभाषा यानी तथ्य है यानी फैक्ट।
फैक्ट को परिभाषित किया गया है या निर्वचित किया गया है, या कह सकते हैं कि स्पष्ट किया गया है। तो यहाँ पे तथ्य जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहले हम देखते हैं कि तथ्य की परिभाषा क्या दी गई है बेयर एक्ट में, उसके बाद हम समझते हैं कि तथ्य कितने प्रकार होते हैं, फिर तथ्य यानी फैक्ट से संबंधित जो है और क्या क्या चीज़ें जो हैं या कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं उनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो बेयर एक्ट में परिभाषा दी गई है तथ्य की, उसको हम देखते हैं। बेयर एक्ट में जो तथ्य की परिभाषा दी गई है उसमें ये हम कह सकते हैं कि जो बेयर एक्ट में फैक्ट्स यानी तथ्य की परिभाषा जो है नहीं दी गई, बल्कि इसको दो प्रकार में तथ्यों को बांट करके जो है स्पष्ट किया गया है कि तथ्य दो प्रकार के होते हैं, यानी भौतिक तथ्य और मानसिक तथ्य दो प्रकार के होते हैं, इन्हीं को स्पष्ट किया गया है। तो जो बेयर एक्ट में दिया गया है तथ्य यानी फैक्ट्स की परिभाषा, उसमें दिया गया है तथ्य से अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत आती हैं यानी कोई वस्तु, यानी अगर कोई वस्तु है तो वह तथ्य के अंतर्गत आती है, यानी वह फैक्ट्स मानी जाएगी। कोई वस्तु और वस्तुओं की अवस्था, यानी कोई वस्तु जो है किस अवस्था में रखी हुई है वह भी एक तथ्य माना जाएगा, या वस्तुओं का संबंध यानी उन वस्तुओं का क्या संबंध है यह भी एक तथ्य माना जाएगा। और जो मतलब इंद्रियों द्वारा बोधगम हो, यानी जो हमारी जो 5 सेंस ऑर्गन हैं उनके द्वारा अगर किसी चीज़ को हम समझ पाते हैं या जान पाते हैं या उनका जो है ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं तथ्य मानी जाएंगी। तो यहाँ पे जो है दूसरे नंबर पे जो दिया गया है वह यह दिया गया है कि कोई मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को है, यानी कोई मेंटल कंडीशन यानी मानसिक दशा जिसका ज्ञान जो है किसी व्यक्ति को है, ये भी तथ्य माना जाएगा। अब इस परिभाषा को हम दो जो है भागों में बांटकर समझते हैं, क्योंकि जो धारा 3 में तथ्य यानी फैक्ट्स की परिभाषा दी गई है, इस परिभाषा के अंतर्गत जो है तथ्यों को दो भागों में बांटा गया। एक भौतिक तथ्य जिसको जो है फिजिकल फैक्ट्स कहते हैं, दूसरे फिजिकल फैक्ट्स या इसको बाह्य तथ्य यानी एक्सटर्नल तथ्य यानी फैक्ट्स भी कह सकते हैं। दूसरा जो बांटा गया वह है मानसिक तथ्य यानी मेंटल फैक्ट्स या इंटरनल फैक्ट्स या इसको मनोवैज्ञानिक तथ्य भी कहते हैं। तो यहाँ पे भौतिक तथ्य में जो है कौन कौन सी चीज़ें आएंगी उसको यहाँ पर बताया गया है कि भौतिक तथ्य को हम एक जर्नल यानी सामान्य अर्थ में समझ सकते हैं कि जो भी चीज़ें हमारे आसपास हैं जिनको हम छू सकते हैं या जिनको हम देख सकते हैं या जिनको हम मतलब अपने जिसको मतलब कि हम महसूस कर सकते हैं या जिन चीज़ों को हम छू कर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, वे जो हमें दिखाई देती हैं वे सारी चीज़ें जो है भौतिक तथ्य हैं, यानी वो सारी यानी फिजिकल फैक्ट्स हैं, भौतिक तथ्य के अंतर्गत आएंगी। जैसे इसमें दिया गया है कि कोई वस्तु है, जैसे कि ये पेन है, यह भी एक तथ्य है। वस्तुओं की अवस्था यानी वो वस्तुएं किस कंडीशन में रखी गई हैं वह भी एक तथ्य है, यानी एक भौतिक तथ्य है। और वस्तुओं का संबंध और उन वस्तुओं का रिलेशन क्या है, संबंध क्या है जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, यानी उनका संबंध क्या है जो हम अपनी इंद्रियों यानी जैसे कान, आँख, नाक, जीभ, त्वचा इनके द्वारा जिनका ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं वह भी एक तथ्य है, यह भी एक तथ्य है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी वस्तुएं जिनका जो है हम अगर वो सुनने वाली चीज़ है तो उसको सुनकर हम ज्ञान अगर प्राप्त कर रहे हैं तो वह भी एक भौतिक तथ्य है। अगर वह कोई चीज़ वस्तु जो देखने वाली है जिसको हम देखकर उससे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं या जान रहे हैं कि ये क्या चीज़ है, यह भी एक भौतिक तथ्य है।
अगर कोई चीज़ जो है सूंघने वाली है, जिसको हम सूंघ कर उसका पता लगा पा रहे हैं कि यह एक क्या चीज़ है, ये भी एक भौतिक तथ्य के अंतर्गत रखा गया है। अगर कोई चीज़ मतलब चखने वाली है या टेस्ट करके जो है मालूम करने वाली है कि ये क्या चीज़ है, तो उसका अगर हम ज्ञान अपनी जीभ के द्वारा पता कर रहे हैं, तो ये भी एक भौतिक तथ्य है। इसी प्रकार त्वचा यानी स्किन, यानी किसी चीज़ को हम छू कर जो है अगर जो है पता लगा रहे हैं कि यह कौन सा जो है क्या चीज़ है, तो यह भी एक भौतिक तथ्य है। अब यहाँ पे जो धारा 3 में जो है तथ्य की परिभाषा के अंतर्गत जो इलस्ट्रेशन दिए गए हैं यानी दृष्टांत दिए गए हैं, इसमें जो है दृष्टांत ABC 3 जो दृष्टांत हैं वो भौतिक तथ्य से संबंधित हैं, भौतिक तथ्य से संबंधित हैं। जैसे एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं कि दृष्टांत नंबर ए में जो है यानी इलस्ट्रेशन नंबर ए में जो बताया गया है, यह बताया गया है कि यह इसमें दिया गया है कि यह कि अमुक स्थान में अमुक क्रम में अमुक पदार्थ व्यवस्थित है, एक तथ्य है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज़ जो है किसी स्थान में जो है रखी हुई है, तो यह एक तथ्य है कि वह उस स्थान में रखी हुई है और इस क्रम में रखी हुई है, यह भी एक तथ्य माना जाएगा और यह भौतिक तथ्य होगा। इलस्ट्रेशन नंबर बी यानी दृष्टांत नंबर बी में कहा गया है कि यह कि किसी मनुष्य ने कुछ सुना या देखा एक तथ्य है, यानी किसी ने कुछ अपने कानों से सुना या देखा, यह भी एक तथ्य है। और यह किस प्रकार का तथ्य है, तो यह एक भौतिक तथ्य है। इलस्ट्रेशन नंबर सी में जो दिया गया है, यह दिया गया है कि या कि किसी मनुष्य ने अमुक शब्द कहें एक तथ्य है, यानी कि कोई मतलब अपने मुंह से कुछ बोला, तो यह भी एक तथ्य है और यह एक भौतिक तथ्य है। अब दूसरा जो तथ्य माना गया है, वैसे मानसिक तथ्य को जर्नली जो है तथ्य नहीं माना जाता, लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में मानसिक तथ्य यानी मेंटल फैक्ट को जो है तथ्य माना गया और यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 14 यानी 14 में जो है इसको रेलिवेंट बनाया गया है, जिसको हम आगे और डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसमें जो दिया गया है कि परिभाषा के अकॉर्डिंग कि कोई मानसिक दशा जिसका भान यानी ज्ञान या अनुभव किसी व्यक्ति को हो, यह भी एक फैक्ट है, यानी कि मतलब कोई ऐसी मेंटल कंडीशन है जिसका ज्ञान किसी व्यक्ति को है, तो यह भी एक मानसिक तथ्य है। मानसिक तथ्य यानी मेंटल फैक्ट है। मेंटल फैक्ट को और स्पष्ट करने के लिए जो है धारा 3 में जो परिभाषा दी गई है, वह परिभाषा के अंतर्गत जो इलस्ट्रेशन डी दिया गया है, इलस्ट्रेशन नंबर डी और ई जो है मेंटल फैक्ट को और स्पष्ट करता है, जिसको जो है हम इस तरह समझते हैं कि जो है डी में जो है क्या दिया गया है। तो यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर जो है हम डी को देखते हैं। डी में दिया गया है कि जैसे कि मेंटल फैक्ट्स यानी मेंटल फैक्ट्स को धारा 14 और 15 में जो है सुसंगत यानी रिलेवेंट बनाया गया है। दृष्टांत हम डी में देखते हैं कि जो है मेंटल फैक्ट्स से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें दी गई हैं या मानसिक तथ्य यानी मेंटल फैक्ट्स में क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो इलस्ट्रेशन डी में जो बताया गया, इसमें यह कहा गया है कि यह कि कोई मनुष्य अमुक राय रखता है, यानी कोई व्यक्ति जो राय रख किसी के बारे में या किसी मुद्दे पर या किसी चीज़ से संबंधित अपनी राय रखता है यानी अपनी ओपिनियन रखता है, यह एक मानसिक तथ्य है। क्योंकि किसी की राय किसी मुद्दे पर क्या हो सकती है, इसको कोई जो है बाहर से न देख सकता है ना जान सकता है। तो यहाँ पे ओपिनियन यानी राय जो है एक मेंटल फैक्ट है और मेंटल फैक्ट मानी गई है। तो जो राय यानी ओपिनियन है किसी व्यक्ति की, इसको जो है साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 45 से लेकर जो है 51 तक में जो है राय को सुसंगत बनाया गया है, यानी ओपिनियन को सुसंगत यानी रेलिवेंट बनाया गया है। और अगर इसका साक्ष्य दिया जाता है न्यायालय में, तो न्यायालय इसको जो है ग्राह्य मानेगा, यानी न्यायालय इसको एडमिट करेगा।
एडमिट करेगा। इसलिए जैसे कि धारा 45 में जो है एक्सपर्ट ओपिनियन दी गई है, तो एक्सपर्ट ओपिनियन जो है किसी विषय पर यदि न्यायालय मांगता है तो यह जो है रिलीवेंट होगा, यानी सुसंगत होगा। तो यहाँ पे ये धारा 45 से लेकर 55 तक में जो है कौन कौन सी राय जो है सुसंगत है, इसको तो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे ही। अगला जो दिया गया है इलिस्ट्रेशन में जो है अमुक आशय रखता है, यानी इंटेंशन, आशय, आशय को जो है मानसिक तथ्य माना गया है या मेंटल फैक्ट माना गया। आशय यानी इरादा या इंटेंशन, किसी व्यक्ति का जो है किसी कार्य को करते समय क्या आशय था, उसका आशय अच्छा था या बुरा था, इसको कोई व्यक्ति जो है बाहर से नहीं देख सकता है, ना समझ सकता है। तो ये आशय यानी इरादा जो है ये भी जो है यह एक मेंटल फैक्ट है, और इसको जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 14 में जो है रिलीवेंट बनाया गया है, यानी सुसंगत बनाया गया है, और इसका साक्ष्य जो है न्यायालय में दिया जा सकता है। जो इंटेंशन होता है यह जो है सिविल मामलों में तो कम, लेकिन आपराधिक मामलों में जो है बहुत ही इसका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बगैर आशय के जो है कोई भी क्राइम जो है नहीं हो सकता है। अगर किसी कार्य को करते समय उस व्यक्ति का इंटेंशन नहीं होता है उस कार्य को करने का, लेकिन उससे वह कार्य जो है दुर्घटनावश हो जाती है, तो उस व्यक्ति को जो है आपराधिक मामलों में सज़ा नहीं मिलेगी, बल्कि उसको बचाव मिलेगा। इसलिए जो है इंटेंशन जो है एक मेंटल फैक्ट है, और इसको जो है परिस्थितियों के द्वारा या स्वीकृति के द्वारा जो है न्यायालय में साबित किया जाता है। अगला जो मानसिक तथ्य है हम उसको देख सकते हैं कि सद्भाव पूर्वक, यानी गुड फेथ या बोनाफाइड, और यह कपट पूर्वक। तो यहाँ पे जो है सद्भाव पूर्वक या कपट पूर्वक, यह भी जो है इसको भी धारा 14 में जो है सुसंगत माना गया है। सद्भाव पूर्वक का मतलब है कोई व्यक्ति किसी कार्य को करते समय उसका जो है किस भावना से किया है, यानी सद्भाव पूर्वक गुड फेथ में किया है, या इसको जो है कपट पूर्वक किया है। तो यह जो है कोई व्यक्ति जो है बाहर से देख के इसको नहीं पता लगाया जा सकता है, तो ये भी एक जो है मानसिक तथ्य है। सद्भाव पूर्वक यानी गुड फेथ को जो है आईपीसी की धारा जो है 52 यानी 52 में परिभाषित किया गया है। और जो है कपट पूर्वक यानी फ्रॉडुलेंटली को जो है आईपीसी की धारा जो है 25 में जो है स्पष्ट किया गया है। तो कपट पूर्वक जो है किसी व्यक्ति ने कोई कार्य किया, या सद्भाव पूर्वक किसी कार्य को किया, तो यह मतलब उसका जो है अंदर जो सद्भावना है या कपट है, इसको जो है बाहर से नहीं देखा जा सकता है किसी व्यक्ति के अंदर जो है क्या चल रहा है। तो इसको भी जो है मानसिक तथ्य माना गया है, यानी मेंटल तथ्य माना गया या आंतरिक तथ्य माना गया है, और इसको भी धारा 14 में रिलीवेंट बनाया गया है, सुसंगत बनाया गया है। और इसका भी साक्ष्य न्यायालय में दिया जा सकता है कि कोई व्यक्ति किसी कार्य को करते समय उसका जो है किस इरादे से किया है, सद्भाव पूर्वक किया है या कपट पूर्वक किया है। तो ये भी एक मेंटल फैक्ट है। अगला मेंटल फैक्ट हम देख सकते हैं कि किसी विशिष्ट शब्द को किस विशिष्ट भाव में जो है प्रयोग किया जाता है, यानी कि कोई स्पेसिफिक शब्द है, यानी कोई शब्द होते हैं जो मतलब कि रीजनल लेवल पे, क्षेत्रीय लेवल पे जो है कोई शब्द होते हैं, उनका जो है किस अर्थ में जो है प्रयोग होता है। तो कोई व्यक्ति अगर किसी शब्द का जो है प्रयोग कर रहा है, तो वह किस भाव से प्रयोग कर रहा है या किस इंटेंशन से प्रयोग कर रहा है, यह भी एक मानसिक तथ्य है, क्योंकि वह किस भाव से किसी शब्द को प्रयोग कर रहा है, तो यह भी जो है बाहर से कोई व्यक्ति नहीं जान सकता है। इसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि किसी शब्द को जो है किस भाव में व्यक्ति प्रयोग कर रहा है, यह एक मानसिक तथ्य है। जैसे कि कहीं कहीं पे जो है गुरु शब्द प्रचलित होता है कि मतलब क्या गुरु, क्या हालचाल है, और गुरु क्या कैसे मतलब कि क्या चल रहा है। तो यहाँ पे जो है गुरु का दो मतलब हो गया। एक तो गुरु का मतलब हो गया शिक्षक,
कि वह शिक्षक है, बहुत अच्छा आदमी है। दूसरा गुरु का मतलब यह हो गया, या तो वह जो है बहुत ही बदमाश किस्म का आदमी है और किस्म का आदमी है। तो यहाँ पे 2 अर्थ निकल रहे हैं। तो यहाँ पे अब अगर कोई व्यक्ति गुरु शब्द का प्रयोग करता है तो गुरु शब्द का प्रयोग करता है तो वो किस भाव में प्रयोग किया है, आपको अच्छे भाव में प्रयोग किया है या उसको जो है बदमाश वाले सेंस में प्रयोग किया है, इसको जो है बाहर से कोई कैसे जान सकता है। तो यह मतलब किस भाव में प्रयोग किया है इसको भी नहीं जाना जा सकता। तो यह भी जो है एक मानसिक तथ्य है, यानी मेंटल फैक्ट्स है। मेंटल फैक्ट्स है। अगला जो है मेंटल फैक्ट्स क्या है, अगला जो मेंटल फैक्ट है कि यानी किसी विशिष्ट संवेदना का भान है, भान मतलब यानी ज्ञान है। यानी शारीरिक संवेदना, शारीरिक संवेदना मतलब कि किसी व्यक्ति का जो है बॉडी का रिएक्शन उस टाइम कैसा था, मतलब बॉडी के अंदर बॉडी दर्द हो रही थी या अंदर से व्यक्ति खुश था, या मतलब कि उसके जो है शरीर शारीरिक मतलब कि गतिविधियाँ जो मतलब आंतरिक हैं वो कैसी थी। तो ये शारीरिक जो संवेदनाएं हैं जो है अंदर से व्यक्ति अच्छा महसूस कर रहा था, खुश महसूस कर रहा था या दुखी महसूस कर रहा था। तो इन सब शारीरिक संवेदनाओं को भी जो है कोई भी व्यक्ति जो है बाहर से नहीं जान सकता है कि किसी व्यक्ति के बॉडी में क्या मतलब हो रहा है, बॉडी दर्द महसूस कर रही है या अच्छा महसूस कर रही है। तो यह भी जो है एक मानसिक तथ्य है, मेंटल फैक्ट है। इसको भी जो है धारा 14 में सुसंगत यानी रिलेवेंट जो है बनाया गया है और इसका साक्ष्य जो है न्यायालय में दिया जा सकता है कि उस टाइम उस व्यक्ति का आचरण कैसा था, उसका हाव भाव कैसा था, देखने में कैसा लग रहा था, खुश लग रहा था या दुखी लग रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो है मानसिक तथ्य के अंतर्गत आएंगी जो धारा 14 में रिलेवेंट है और इसका साक्ष्य दिया जा सकता है। धारा 14 को डिटेल में पढ़ते समय जो है हम और इसको पढ़ेंगे अच्छे से। अगला जो है किसी विशिष्ट समय में था, यानी स्पेसिफिक टाइम, टाइम किस टाइम में था, यह भी जो है एक तथ्य है कि किस टाइम जो है टाइम मतलब कि टाइम भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे टाइम जो है एक फैक्ट है। तो यह जो है धारा 3 में जो तथ्य यानी फैक्ट्स को जो है समझाया गया है इलस्ट्रेशन डी के माध्यम से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं किसी व्यक्ति की क्या राय है, उसका आशय क्या है, सद्भावपूर्वक कपटपूर्वक किसी विशिष्ट शब्द को कैसे प्रयोग किया जाता है, ये सारी जो है मेंटल फैक्ट हैं और इनको जो है न्यायालय में जो है साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत जो है सुसंगत यानी रेलिवेंट बनाया गया और इनका साक्ष्य दिया जा सकता है। मानसिक तथ्य से संबंधित जो है लास्ट जो इलिस्ट्रेशन है उसको हम देख सकते हैं कि किसी मनुष्य की अमुक ख्याति है, यानी अमुक ख्याति यानी रेपुटेशन है एक तथ्य है। यानी किसी व्यक्ति की जो है क्या ख्याति का मतलब होता है जो है मान सम्मान प्रसिद्धि, लोग मतलब कि उसके बारे में कैसी राय रखते हैं, उसकी रेपुटेशन क्या है। तो किसी मनुष्य की किसी मनुष्य की रेपुटेशन क्या है, ख्याति क्या है, यह भी एक जो है मेंटल फैक्ट है। इसको भी जो है बाहर से देखकर नहीं पता लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार जो है धारा 3 में जो फैक्ट हैं यानी तथ्य को जो है तथ्य को 2 भागों में बांटा गया। एक भौतिक तथ्य जिनको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ये जो है भौतिक तथ्य हैं। और दूसरे तथ्य जो मानसिक तथ्य हैं जिसको हम अपनी आँखों से ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना हम अपनी स्किन से यानी त्वचा के द्वारा उनको छू कर महसूस कर सकते हैं। तो ये मानसिक तथ्य हैं। 2 क्वेश्चन यहाँ पे हम और अब देखते हैं कि जो है
दो क्वेश्चन हम यहाँ पे डील करते हैं कि भौतिक तथ्य को न्यायालय में कैसे साबित किया जाता है और मानसिक तथ्य को न्यायालय में कैसे साबित किया जाता है। तो पहला देखते हैं कि भौतिक तथ्य को न्यायालय में कैसे साबित किया जाता है, यानी फिजिकल फैक्ट को। तो भौतिक तथ्य को न्यायालय में दो प्रकार से साबित किया जा सकता है। पहला है मौखिक साक्ष्य द्वारा, यानी ओरल एविडेंस के द्वारा न्यायालय में साबित किया जा सकता है। दूसरा है परिस्थिति जन्य साक्ष्य द्वारा, यानी सर्कमस्टांशियल एविडेंस के द्वारा जो है न्यायालय में भौतिक तथ्यों को साबित किया जा सकता है। इसी प्रकार हम अगला देखते हैं कि मानसिक तथ्य को जो है मेंटल फैक्ट को न्यायालय में कैसे साबित किया जाता है। तो यहाँ पे मानसिक तथ्य को भी जो है दो प्रकार से हम न्यायालय में साबित कर सकते हैं। एक तो है स्वीकृति के द्वारा, यानी एडमिशन के द्वारा। जिस व्यक्ति ने कोई कार्य किया है या कोई क्राइम किया है उसको वो एक्सेप्ट कर ले तो यह साबित हो जाएगा। दूसरा जो है परिस्थिति जन्य साक्ष्य द्वारा, यानी सर्कमस्टांशियल एविडेंस के द्वारा जो है मानसिक तथ्यों को साबित किया जाता है। परिस्थिति जन्य साक्ष्य का मतलब यह कि उस व्यक्ति का कंडक्ट, यानी आचरण जो है कैसा था, कंडक्ट कैसा था, उसका जो है